2019। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये आर्टिकल 324 जिसके तहत चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अधिकारियों पर कार्रवाई की है। आर्टिकल 324 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऐसे किसी भी मामले में दखल दे सकता है जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या अस्पष्टता लग रही हो। स्वतंत्र और निर्विवाद चुनाव कराने के लिए ये विशेष शक्तियां इलेक्शन कमीशन को दी गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती या छुट्टी का अधिकार, प्रचार के समय की अवधि तय करने का अधिकार, प्रचार के नियम तय करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार, टालने के बजाय कड़ा रुख अपनाते हुए चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्धता से संबंधित अधिकार भी 324 के तहत आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को हासिल है। और आइए आपको सुनाते हैं बंगाल हिंसा पर पीएम मोदी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा था। देर आए दुरुस्त आए, आप सब लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। कैसे? वही मैं बताता हूं, और ये सुनने आपको बुरा लगेगा। नहीं, आप बोलिए। आप लोग जिम्मेवार हैं। जब तक आपके मीडिया वालों की पिटाई नहीं हुई, आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। ये देश और खुद प्रधानमंत्री 1 साल से कह रहा था कि वहां पंचायत के चुनाव में हिंसा हुई है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस देश के मीडिया ने, क्योंकि उनको मोदी से विरोध था, इन बातों को चुप रखा। अगर उस समय उजागर करते और एक दबाव पैदा करते तो लोकतंत्र के रास्ते पर आने के लिए वहां की सरकारी मशीनरी को और वहां के नेता को मजबूर होना पड़ता। आपने वो नहीं किया। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने आ गए। आज टीएमसी जहां कोलकाता में कल के बवाल पर हल्ला हंगामा मचाती नजर आई, वहीं बीजेपी ने कोलकाता से दिल्ली तक ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आदमी लोग को मारा, ईटा पत्थर चलाया। क्या गुंडाराज है, क्या गुंडाराज है, क्या गुंडाराज है। सबसे बड़े चुनाव के आखिरी चरण में बंगाल में इतना बवाल क्यों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा को टीएमसी के गुंडों ने तोड़ा है। हारी हुई बाजी जीत में पलटने के लिए तोड़ा है। क्या बंगाल में कोर्बो नहीं, लड़बो की राजनीति होगी? जिस प्रकार से बंगाल के अंदर स्थिति बनाई है ममता दीदी ने, बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं कर सकती। क्या अब लड़बो तोड़बो की राह पर ही बंगाल की सियासत की जाएगी? ईश्वरचंद विद्यासागर जी की मूर्ति को खंडित करने में टीएमसी के लोगों का, उनके गुंडों का हाथ है, इसमें कोई संदेह नहीं किसी को भी। अगर थोड़ी भी हिम्मत है टीएमसी की सरकार में तो वह सीसीटीवी के फुटेज को सार्वजनिक करके दिखावे। अमित शाह के रोड शो में हंगामा और हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ कोलकाता में मोर्चा खोल दिया। हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने रोड शो किया। जेड प्लस, वाई प्लस, बीजेपी प्लस, পুলিশের গাড়িতে জেড প্লাসের সুযোগ নিয়ে টাকার বাক্স যাচ্ছে, আর সেই টাকার বাক্সগুলো ইলেকশনের আগে সমাজের দুষ্কৃতীদের সেই টাকাগুলো দিয়ে বলা হচ্ছে তুমি ভোটটা দখল করো, আর গরিব মানুষকে একদিন দুদিনের জন্য একটু মদ মাংস খাওয়াও। এটা ইলেকশন? এটা ইলেকশন? আমি জিজ্ঞেস করছি। बीजेपी ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ममता के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। ये
झूठे प्रकार की सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे, अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के लोग पथराव कर रहे थे, टीएमसी के लोग कैरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, टीएमसी के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है, इसको कुछ तो तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी। ये फोटो है जो मेरे रोड शो पर पथराव किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के बचाव करने के साधन से बचता हुआ मैं स्पष्ट दिख रहा हूं। Election Commission of India is deeply anguished at the vandalism done to the statue of respected late Sri Ishwar Chandra Bandyopadhyay. He worked all his life in the cause of widow remarriage, which was unthought and unheard of in the ultra-conservative societies of those days. It is hoped that the vandals are traced by the state administration. बुधवार को पूरे दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति टूटने को लेकर सियासी महाभारत मचता रहा। टीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल की डीपी में उनकी तस्वीर लगा दी। बाद में टीएमसी के सभी प्रमुख नेताओं ने ट्विटर पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तस्वीर को लगा लिया। इसमें से हमसे कुछ कमेंट्री नहीं देना मांगता है या देना नहीं चाहिए। साफ दिखाई देता है। यू सीन what is happening in that video clip and what happened yesterday. बुधवार को ही विद्यासागर कॉलेज के छात्रों ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। आपकी एफआईआर से हम बीजेपी वाले नहीं डरते। मुझ पर तो सिर्फ आपने एफआईआर करी है, मेरे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता की जान आपके गुंडों ने ले ली है, फिर भी भाजपा ने अपना अभियान नहीं रोका। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला। हिंसा के विरोध में ममता बनर्जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विवेकानंद की तस्वीरों के साथ बड़ी रैली निकाली। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। वहीं बीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन, विजय गोयल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जंतर मंतर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी द्वारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना प्रदर्शन जारी है और जिसमें केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, विजय गोयल, जितेंद्र सिंह और तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं। रोड शो में हिंसा और उस पर जारी बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने बशीरहाट और डायमंड हार्बर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और ताजा हिंसा की वजह ममता दीदी को बता दिया। दीदी के गुंडे गोलियां और बम लेकर के विनाश करने पर उतर गए हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा को लेकर के बंगाल के मेरे भाई बहन डट करके खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर से ये दीदी घबरा गई है और घबराई हुई दीदी किस स्तर पर उतर आई है, ये भी देश और दुनिया देख रही है। यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भी बुधवार को बंगाल के बारासात में चुनावी रैली की और ममता पर दंगे भड़काने के आरोप चढ़े। ममता दीदी, आपकी तानाशाही पूर्ण सरकार, गुंडों को प्रश्रय देने वाली सरकार, दंगों को भड़काने वाली सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट बंगाल की जनता लिखने जा रही है।
क्या चल रहा है ये उधर? अभी आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में वहां की सीएम ममता बनर्जी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन नहीं है, डायरेक्शन कमीशन है। हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, संघ के विचारक हैं, सांसद हैं। राकेश साहब, ये किस तरफ जा रहा है हमारा लोकतंत्र का महोत्सव? देखिए, 2019 के चुनाव में हिंदुस्तान के सभी राज्यों में हिंसा की अगर घटना देखेंगे तो अपवाद स्वरूप कहीं इक्के दुक्के घटना घटी है। ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको हम उपेक्षा कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के पूर्व की हिंसा और चुनाव के दौरान की हिंसा हमें वह दिन याद दिलाता है कि जब कोई फांसीवादी ताकत उभरता है तो अपनी हार को देख नहीं पाता है। और ममता बनर्जी नग्न हिंसा का उपयोग कर रही हैं। इसका उदाहरण है वहां की पुलिस और प्रशासन टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए और टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडा बन गए। तो टीएमसी और पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जो परिस्थिति पैदा की, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब देश के सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो में जो शांतिपूर्ण था, जिसमें 3 लाख से अधिक लोग थे, उसमें आगजनी और हिंसा हो सकती है, तो पश्चिम बंगाल में सामान्य कार्यकर्ता की हालत क्या होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। बूथ पर जाकर डिक्टेट करना, इसको वोट दो, यदि वोट नहीं दोगे हमें तो तुम वोट देने मत जाओ। पूरी तरह से पश्चिम बंगाल अराजकता में आ गई। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है, ममता बनर्जी जिस बर्बर स्तर की भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री जी के लिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के लिए कर रही है, वह एक महिला के रूप में शोभा नहीं देता है। ममता जी, मैं भी आपके परिवार और आपके बारे में 100 सवाल कर सकता हूं, लेकिन हमारी सभ्यता इसकी अनुमति नहीं देता है। आपके व्यक्तिगत जीवन पर मैं भी प्रश्न खड़ा कर सकता हूं, लेकिन हमारी सभ्यता इसकी अनुमति नहीं देता है। जिस प्रकार की घटिया स्तर पर, निम्न स्तर पर उतरकर एक महिला होकर आप पर प्रश्न कर रही हैं, वो शोभा नहीं देती है। भारतीय राजनीति में वो एक ममता बनर्जी एक विलेन बनकर, लेकिन उन्होंने तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगलियां उठाई हैं कि वो यहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहने देना चाहते। उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा की हैं जिसमें राज्य सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई दे। वो ये भी कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है एक टूल के तौर पर। ये स्वायत्त संस्था ना होकर ये एक तरीके से टूल बन गई है केंद्र सरकार की। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन कमीशन अभी से 3 घंटे पहले तक तो स्वायत्त स्वतंत्र संस्था थी और 3 घंटे में इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन गई। इलेक्शन कमीशन से तो हमें गुरेज था कि हमने उनसे गुरेज लगाई, हमने उनसे अपील की। नेकड हिंसा हो रही थी, अखबारों की सुर्खियां बन रही थी। आपके चैनल में क्या हिंसा की घटनाएं नहीं दिखाई गई थी? हम तो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद कर रहे थे, बिना हमारे मेमोरेंडम दिए, बिना हमारे प्रतिनिधि मंडल से मिले, अखबारों में और टेलीविजन चैनल पर आए रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें। आपके चैनल पर जो रिपोर्ट दिखाई गई, उस रिपोर्ट में हिंसा कौन कर रहा था? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। इस देश में लोकतंत्र कोई नया नहीं है। उन्होंने भी वीडियो फुटेज एक जारी किया जिसमें वो ये दिखा रही हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ही अमित शाह के रोड शो में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की गई। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े राकेश जी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नहले पे दहला जारी है। स्वागत है आपका। कोलकाता के कोहराम पर दिन भर सियासत होती रही। सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा, आपको इस हंगामे और हिंसा की इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। क्या ममता की तानाशाही चरम पर और लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है? आखिर बंगाल पहुंचते पहुंचते राजनीतिक मर्यादाएं क्यों हो रही है तार तार? मंगलवार की शाम कोलकाता में कोहराम मच गया। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच घंटों जंग चली। हालात काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। सुबह होते होते बंगाल के बवाल पर कोलकाता से दिल्ली तक सियासत होने लगी।
बंगाल के ताजा बवाल पर बुधवार पूरे दिन सियासी पारा चढ़ा रहा। बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं टीएमसी ने भी मोर्चा खोलकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेफ्ट के नेता और कार्यकर्ता भी कोलकाता हिंसा के विरोध में सड़कों पर निकले। साफ दिखाई देता है, यू सीन what is happening in that video clip and what happened yesterday. That Amit Shah is a liar, धोखाबाज. But we are not surprised. वो सब चीज में तो धोखा देता है। 7 दिन आगे बंगाल में धोखा देके आया, बोला इस तरह का वायलेंस हो, हम वायलेंस के खिलाफ हैं। वायलेंस राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वायलेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कोई जनाधार नहीं है। जिन गुंडों को आपने पाला हुआ है, ये गुंडे जगह जगह जाकर के मूर्तियों को खंडित करके काफी ऐसी जगहों पर जो दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को की मूर्ति को मोहरा बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। कोलकाता के कोहराम पर दिल्ली तक कैसे घमासान मचा और क्या है इस हिंसा की इनसाइड स्टोरी, सिलसिलेवार तरीके से जानिए। ये 4 तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी की हैं। 14 मई को अमित शाह के मेगा रोड शो के दौरान संग्राम छिड़ गया। आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने बीजेपी के रोड शो में काले झंडे दिखाए, डंडे फेंके, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जंग छिड़ गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिलें जला दी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर से पत्थरबाजी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे से पीटा गया। 14 मई को कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मेगा रैली की, लेकिन इससे पहले ही अमित शाह और पीएम मोदी के पोस्टर्स फाड़ दिए गए। बीजेपी का आरोप है कि ममता के इशारे पर पुलिस ने बीजेपी के आला नेताओं के पोस्टर उतरवाए। रोड शो के पहले ही 3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर बैनर्स लगाए थे उनको हटाने का कार्यक्रम रखा गया, अधिकृत रूप से रखा गया। पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही। वहां पर संघर्ष कर हमारे कार्यकर्ता को उकसाने का प्रयास किया गया, मगर कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़े गए, मेरे पोस्टर फाड़े गए। लेकिन बीजेपी और उसके कार्यकर्ता इसका जवाब देने के लिए जमा होने लगे। अमित शाह का रोड शो भव्य आकार लेने लगा। शहर की सड़कों से लेकर घर की छतों तक समर्थकों का हुजूम उमड़ा, लेकिन ये तस्वीरें शायद कोलकाता में बैठी ममता के समर्थकों को रास नहीं आई। करीब 1 घंटे बाद ही रोड शो में बवाल होने लगा। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे टीएमसी और बीजेपी की जंग शुरू हो गई। हालात तब और खराब हो गए जब टीएमसी के कुछ समर्थकों ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर झंडों के डंडे और बोतल की बारिश की। सुरक्षा कर्मियों ने अमित शाह को बचाया। हंगामा बढ़ता देख बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की। इस हिंसा में विद्यासागर कॉलेज के पास बीजेपी और तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा टूट गई और इसके लिए बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसमें से हमसे कुछ कमेंट्री नहीं देना मांगता है या देना नहीं चाहिए। साफ दिखाई देता है, यू सीन what is happening in that video clip and what happened yesterday. इस प्रकार की अराजक गतिविधियों को छुपाने के लिए जिस प्रकार के झूठ का सहारा वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ले रही है, वह सचमुच यह साबित करना चाहती है कि एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो सच हो जाएगा। 10 मिनट के भीतर ही विद्यासागर कॉलेज के सामने रोड शो पर पत्थरबाजी हुई। आरोप है कि इसके बाद कुछ बीजेपी समर्थकों ने 2 मोटरसाइकिलों और 1 साइकिल में आग लगा दी। बीजेपी ने इसके लिए तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया। इस अग्निकांड के बाद हिंसा और तेजी से भड़की। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। शाम करीब 7 बजे पुलिस किसी तरह हालात काबू में कर सकी। अभी तक ममता बनर्जी पूरा के पूरा दोष बीजेपी के ऊपर दिया, क्योंकि वो जानते हैं जो कल जो रैली हुआ है पूरा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, हिस्टोरिकल हुआ है। रात में ही ममता बनर्जी ने विद्यासागर कॉलेज का दौरा कर हालात का जायजा लिया। ममता के वहां पहुंचते ही कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। हालांकि ममता ने उन्हें शांत होने का इशारा किया। ममता बनर्जी ने हिंसा वाली जगह पहुंचकर घायल छात्रों से भी मुलाकात की और बीजेपी के बाहरी गुंडों पर हिंसा का आरोप लगाया।
ममता के साथ मौजूद कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हिंसा में शामिल 100 लोगों को हिरासत में लिया गया और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। যাদের জিজ্ঞেস করছি তারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, আমরা যখন কোথাও নামি হেলিকপ্টার থেকে ইলেকশনের সময় করতেই হয় মিটিং, যে কোনো ইলেকশন অফিসের ছবি তুলতে পারে, প্রেস ফটো তুলতে পারে, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু আপনারা আমাকে বলুন, নরেন্দ্র মোদী যে জায়গাগুলোতে নামছে কোন প্রেসকে ঢুকতে দেওয়া হয় না কেন? এমনকি ইলেকশন কমিশনের ফটোগ্রাফাররা পর্যন্ত ঢোকে না। একদিন বেরিয়ে গিয়েছিল, ওখান থেকে বাক্স যাচ্ছে। दरअसल 1 महीने से अधिक समय से चल रहे चुनाव के दौरान टीएमसी और बीजेपी के बीच खूब तनातनी देखी जा रही है। पीएम मोदी और सीएम ममता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने अब की बार बंगाल विजय को साख का सवाल बना लिया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, साथ ही दीदी विरोधी नारे लगाते हुए पश्चिम बंगाल में जंगल राज होने की दुहाई दी। वहीं राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकाला, मौन रहकर धरना दिया। ममता बनर्जी पर विवादित मीम शेयर करने वाली भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा जेल से रिहा कर दी गई। हालांकि प्रियंका को रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अवमानना की धमकी भी देनी पड़ी। प्रियंका शर्मा ने रिहा होते ही कहा कि वो ममता से माफी नहीं मांगेंगी। ममता बनर्जी पर विवादित मीम शेयर कर सलाखों के पीछे पहुंचने वाली बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा आज सलाखों से बाहर आ गई। हालांकि उन्हें रिहा करने में ज्यादा वक्त लगाया गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने मंगलवार को ही शर्मा को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन बंगाल सरकार ने कहा कि औपचारिकताएं पूरी करने में वक्त लगता है, इसीलिए आज सुबह 9:40 पर उन्हें रिहा किया गया। रिहाई के बाद प्रियंका शर्मा सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने को कहा था, लेकिन प्रियंका ने साफ साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगने वाली। हम बीजेपी करते हैं, इसलिए हमको मतलब इस चीज के लिए जेल में रखा गया, टॉर्चर किया गया, किस वजह से, और मैं इस चीज के लिए कोई माफी नहीं मांगूंगी। ये केस मेरा चल रहा है और इसके लिए मैं बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे माफी मांगना पड़े। प्रियंका शर्मा ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला लुक की तस्वीर पर ममता बनर्जी की मॉर्फ तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने 10 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार जारी है। ऐसे में वार पलटवार का खेल भी जबरदस्त चल रहा है। आखिरी दौर से पहले सभी दलों के पास शक्ति प्रदर्शन का आखिरी मौका है। ऐसे में प्रियंका ने वाराणसी पहुंचकर कांग्रेस की ताकत को तौलने की कोशिश की। उन्हीं सड़कों पर प्रियंका का रोड शो निकाला गया, जहां 20 दिन पहले पीएम मोदी के रोड शो का जलवा था। ये वही बनारस है जहां 25 अप्रैल को नमो नमो की गूंज थी। आज भी वही जगह है, बस किरदार बदल गए हैं और आसपास गूंजती आवाजें भी। हर दूसरा व्यक्ति प्रियंका गांधी की एक तस्वीर लेना चाहता है। जितने भी हाथ आप देखेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के या फिर कांग्रेस सपोर्टर्स के, सबके हाथ में एक मोबाइल है। सब प्रियंका गांधी की एक झलक लेना चाहते हैं, तस्वीर में उन्हें कैद करना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, कांग्रेस में चहती हैं और लोग एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। वाराणसी में मोदी के रोड शो के बाद प्रियंका ने रोड शो किया। आखिरी दौर की वोटिंग 19 मई को होनी है। उससे पहले कांग्रेस ने वाराणसी में रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। प्रियंका करीब 6 बजे वाराणसी पहुंची, फिर बीएचयू गेट के सामने महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मूर्ति के पास जाने से पहले प्रियंका गांधी ने शायद अपने चप्पल उतार दिए हैं और अब मालवीय
लक्ष्मी जी को मूर्ति पहनाती हुई प्रियंका गांधी, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, उनमें एक जोश है प्रियंका गांधी को लेकर। हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करती हुई, साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय, वो भी 19 का इंतजार कर रहे होंगे जब बनारस पोलिंग करेगा। प्रियंका गांधी का एक अलग अंदाज है लोगों से मिलने का, वही अंदाज हमें यहां से देखने को मिल रहा है। प्रियंका का रोड शो बीएचयू गेट से होता हुआ 80 घाट और फिर सोनारपुरा, मदनपुरा, गुदौलिया होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचा। वाराणसी में कांग्रेस ने अजय राय को उतारा है। अजय राय पिछली बार भी मोदी से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अजय राय की तब जमानत जब्त हो गई थी। बावजूद इसके इस बार भी कांग्रेस ने अजय राय पर भरोसा दिखाया है, लिहाजा खुद प्रियंका उनके लिए वोट मांगने पहुंची। प्रियंका गांधी, साथ में कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय, लोगों को अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए, और तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय उस ट्रक में चढ़ना चाहते हैं जिस ट्रक में प्रियंका गांधी मौजूद है। ये ट्रक यहां से होता हुआ 80, भदैनी, मदनपुरा और उसके बाद काशी विश्वनाथ तक का ये रोड शो है, और उसके बाद प्रियंका गांधी जो है वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से होकर पीएम मोदी का रोड शो गुजरा था। उस वक्त मोदी के कटआउट्स लगे हुए नजर आ रहे थे और पूरा नजारा भगवा था। अब कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे, राहुल और प्रियंका के नारे सुनाई दे रहे थे। ये वो तस्वीरें हैं प्रियंका गांधी के रोड शो की। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम सपोर्टर्स प्रियंका गांधी को एक बार देखना चाहते हैं, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्रियंका गांधी का काफिला आगे बढ़ रहा है, उस काफिले के पीछे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो बढ़ चले हैं और एक झलक प्रियंका गांधी की पाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो 2 घंटे से ज्यादा में पूरा किया। उन्होंने रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ और काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भैरवनाथ के दर्शन किए और कांग्रेस की जीत का आशीर्वाद मांगा। प्रियंका इलाहाबाद से वाराणसी तक वोट यात्रा कर चुकी हैं। उस वक्त भी वाराणसी में प्रियंका का जलवा देखने को मिला था, जबकि आज रोड शो में भी काफी भीड़ थी। दरअसल प्रियंका का रोड शो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि प्रियंका पूर्वी यूपी की प्रभारी हैं, इसलिए उनके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की चुनौती भी है। आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर चुनाव है, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटें शामिल हैं। पिछली बार ये सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। प्रियंका अपने रोड शो के जरिए इन सीटों पर सेंध लगाने की कोशिश में हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है और राहुल गांधी आए या फिर उनकी बहन आए या उनकी श्रीमती सोनिया गांधी आए, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल और केवल प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा का यहाँ वोट काटने का मकसद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। प्रियंका ने वाराणसी में पूरा दम लगा दिया, लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि यूपी में कांग्रेस की हालत काफी खस्ता है। ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ एक रोड शो की बदौलत दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता। जबकि मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया था। अभिजीत काल यानी अजेय काल रोड शो में भी मोदी का जबरदस्त जलवा दिखा था। अब प्रियंका और मोदी के रोड शो में जुटे लोगों में से कितने किसको वोट देते हैं, ये तो बस 23 मई बताएगी। नहले पे दहला, एक छोटा सा ब्रेक। आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने पंजाब के लुधियाना और फरीदकोट में चुनावी रैली की। रैली में राहुल ने मनमोहन सिंह का जिक्र कर नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा उठाया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो नरेंद्र मोदी ने नष्ट की, उसको न्याय योजना फिर से चालू कर दी। फरीदकोट की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक के बाद एक कई बार की
राहुल ने रफेल से लेकर अनिल अंबानी और नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक चुन चुन कर पीएम पर हमला किया। पंजाब की धरती पर राहुल ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने बिना तैयारी नोटबंदी लागू की और जब मनमोहन सिंह ने कहा कि इससे नुकसान होगा तो मोदी ने उनका मजाक उड़ाया। नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाया। मनमोहन सिंह जी, पंजाब के मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट में खड़े होते कहते हैं, मुझे लगता है, बिना किसी से पूछे, मुझे लगता है कि नोटबंदी से जीडीपी का 2%, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 2% नुकसान हो। देखिए क्या ज्ञान है। एक साल बाद पता लगता है कि जो मनमोहन सिंह जी ने बिना किसी से पूछे कह दिया, वही हुआ 2% हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। नहले पे दहला आज के लिए इतना ही।